निम्नलिखित व्यंजकों को बिना गुणन का चिन्ह प्रयोग किए संक्षिप्त रूप में लिखें। तो हमें यहाँ पर इन सभी व्यंजकों को संक्षिप्त रूप में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला व्यंजक है हमारे पास 2 गुणा 11x। तो अगर मेरे पास 11x है और मुझे उसका 2 गुना चाहिए तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास कुल 22x होने चाहिए। या इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 2 का गुणा करना है 11x में, और यहाँ पर इसका गुणा करने के लिए मैं पहले 2 और 11 का गुणा कर सकती हूँ, और फिर इस पूरी संख्या में अगर मैं x का गुणा कर दूं तो मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। 2 गुणा 11 होता है 22 के बराबर, और 22 गुणा x ये होता है 22x के बराबर। दूसरा व्यंजक है 1.35 गुणे y। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दशमलव का चिन्ह है और ये बिंदु हमें गुणन करने के लिए कह रहा है 1.35 और y के बीच में। तो जब भी हमारे पास एक संख्या होती है जिसके ठीक बाद हमारे पास एक चर होता है तो दरअसल हमें किसी भी तरह का चिन्ह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैं इस चीज को 1.35 y लिख दूं अगर, तो इसका मतलब भी यही है। और यहाँ पर फिर से हमने इस गुणन चिन्ह को हटा दिया है। यहाँ पे हमारा तीसरा व्यंजक है 3 गुणा 1/4। तो ये तो सीधा सरल गुणन है, यानी कि यहाँ पर मुझे इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना होगा। तो 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ, और इसमें मुझे गुणा करना है 1/4 का। और 2 भिन्नों का गुणन करने के लिए हम अंश में अंश का गुणन करते हैं और हर में हर का गुणन करते हैं। तो 3 गुणा 1 ये हो जाएगा 3 के बराबर, और 1 गुणा 4 ये हो जाएगा 4 के बराबर। तो 3 गुणे 1/4 बराबर है 3/4 के। हमारा चौथा व्यंजक है 1/y गुणा z। अब यहाँ पर इसे हम इन दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। इसे मैं लिख सकती हूँ 1/y और इसके बगल में z, तो ये भी ठीक है। और इसके अलावा मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मुझे 1/y का गुणा करना है z/1 में। तो अब यहाँ से भी हम अंश का अंश में गुणन करेंगे और हर का हर में। 1 गुणा z होता है z के बराबर, और y गुणा 1 होता है y के बराबर। तो 1/y गुणा z बराबर है z/y के। चलिए अब हम लोग कुछ और सवाल हल करेंगे। यहाँ पर ये मेरे सवाल आ गए, और मैं यहाँ पर इन सभी को हल नहीं करूँगी। मैं कुछ सवालों को हल करूँगी और बाकी सवाल आप लोग रुकें और खुद से हल करने की कोशिश करें। तो सवाल है कि नीचे दिए गए व्यंजकों का मान a बराबर -3, b बराबर 2, c बराबर 5 और d बराबर -4 है, और इन सभी मानों पर हमें इन व्यंजकों का मान निकालना है। तो ऐसा करने के लिए जहाँ कहीं भी हमें इन व्यंजकों में वो चर दिखाई देगा उस चर की जगह पर हम इन चरों के मानों को रख देंगे और इसके बाद इन्हें सरल करके इनका मान निकाल लेंगे। तो चलिए ये 5वां वाला हल करते हैं। पहले यहाँ पर हमें 2a में 3b जोड़ना है। इसका मतलब हुआ कि हमें 2 में गुणा करना है a का, और a का मान है -3 के बराबर। तो मैं a की जगह पे -3 लिख दूंगी, और इसके बाद इसमें जोड़ना है हमें 3 गुणा b को, और b का मान है 2 के बराबर। ठीक है। और प्रक्रिया के क्रम के अनुसार हमें पता है कि पहले हम गुणन करते हैं। तो पहले हम गुणा करेंगे 2 में -3 का। 2 गुणा -3 ये होता है -6 के बराबर, और 3 गुणा 2 ये होता है 6 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम ऋणात्मक 6 और धनात्मक 6 को जोड़ देते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस व्यंजक का मान 0 के बराबर है। अब चलिए मैं ये 7वां वाला हल करूँगी। यहाँ पर मुझे 5ac में से 2b को घटाना है। तो इसे हल करने के लिए हम a की जगह पर -3 रखेंगे, c की जगह पे हम 5 रखेंगे और b की जगह हम रखेंगे 2, और इसके बाद इसे सरल कर लेंगे। चलिए करते हैं ऐसा। यहाँ पर मुझे 5 में गुणा करना है a यानी कि -3 का, और इसी में मुझे चाहिए गुणा c का यानी कि 5 का, और इसके बाद मुझे इसमें से घटाना है 2b यानी कि 2 गुणे 2 को। तो चलिए अब सरल कर लेते हैं इसे, और प्रक्रिया के क्रम के अनुसार पहले हम गुणन करेंगे और उसके बाद हम इन्हें घटाएंगे। तो 5 गुणा -3 ये होता है -15 के बराबर, और -15 गुणे 5 ये हो जाएगा -75 के बराबर, और इसी तरीके से 2 गुणा 2 हो जाएगा 4 के बराबर। तो यहाँ हमें मिलेगा -4, और -75 -4 ये बराबर होता है -79 के।
तो चलिए अब एक थोड़ा मुश्किल वाला हल करते हैं कोई यहाँ पे। ये 10वें वाले को हल करते हैं। यहाँ पर हम इन सभी का मान रखेंगे और देखेंगे कि क्या मिलता है। ए की जगह पे हम ऋण 3 रखेंगे, यहाँ बी की जगह हम 2 रखेंगे, सी की जगह 5 और डी की जगह ऋण 4 रखेंगे। तो ये बराबर होगा, ए का मान है ऋण 3 और इसके बाद मुझे 4 में गुणा करना है बी का, यानी कि 4 गुणे 2 और इसके बाद 3c हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणे 5 के बराबर, 3 गुणे 5 और इसके बाद 2 गुणा डी, यानी कि 2 गुणा ऋण 4। तो चलिए इसे सरल कर लेते हैं। यहाँ से ये बराबर हो जाएगा ऋण 3 और 4 गुणा 2 ये होता है 8 के बराबर। तो ये हो जाएगा ऋण 3 ऋण 8 और हमारा हर यहाँ से 3 गुणे 5 होता है 15 और 2 गुणे ऋण 4 ये होता है ऋण 8 के बराबर। तो यहाँ पर धन ऋण 8 ये बराबर होगा ऋण 8 के और फिर से यहाँ से ऋण 3 ऋण 8 ये हो जाएगा ऋण 11 के बराबर और अगर 15 में से हम 8 घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 7। तो हम कह सकते हैं कि ये व्यंजक बराबर है ऋण 11/7 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल हल करेंगे हम। यहाँ आ गए मेरे सवाल और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हमारे पास घातांक है, तो ये थोड़ा और रोचक हो गया है। चलिए चुन लेते हैं कि किस किस समस्या को हल करेंगे हम। मैं यहाँ पर इस वाली समस्या को हल करूँगी और इस वाली समस्या को हल करूँगी। तो यहाँ से मुझे z का मान रखना है यहाँ पर और w का, और हर में भी यहाँ मुझे z और w का ही मान रखना है। तो यहाँ पर इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, z का मान हमें दे रखा है ऋण 3 के बराबर, तो यहाँ पर मैं z की जगह रखूँगी ऋण 3 और ऋण 3 का यहाँ पर हमें वर्ग लेना है, z का वर्ग यानी कि ऋण 3 का वर्ग, और इसमें मुझे जोड़ना है w के वर्ग को और w है 4 यानी कि 4 का वर्ग। ठीक है, और अब मुझे इसे विभाजित करना है z के वर्ग ऋण w के वर्ग से। तो z यहाँ पर है ऋण 3 यानी कि ऋण 3 का वर्ग और इसमें से मुझे घटाना है w के वर्ग को यानी कि 4 के वर्ग को। तो चलिए फिर से सरल कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर घातों को सरल करेंगे और उसके बाद फिर अंश और हर को। तो ऋण 3 का वर्ग ये बराबर है ऋण 3 को 2 बार गुणा करने के, यानी कि ऋण 3 गुणा ऋण 3 होता है 9 के बराबर, और 4 का वर्ग यानी कि 4 गुणा 4 इसका मतलब हुआ 16। तो यहाँ पर मुझे 9 में जोड़ना है 16 को, और यहाँ पर हर में हमारे पास ऋण 3 का वर्ग, और हमने अभी देखा कि ऋण 3 का वर्ग 9 के ही बराबर होता है और 4 का वर्ग होता है 16 के बराबर, लेकिन यहाँ से मुझे घटाना है 9 में से 16 को। तो अगर मैं 9 में 16 जोड़ती हूँ तो मुझे मिलता है 25, और अगर मैं 9 में से 16 घटा देती हूँ तो मुझे मिलता है ऋण 7, और 25 बटा ऋण 7 ये दरअसल समतुल्य होता है ऋण 25/7 के ही। तो यहाँ पर इस व्यंजक का मान है ऋण 25/7 के। चलिए अब दूसरा वाला हल करते हैं। यहाँ व्यंजक है 2x का वर्ग ऋण 3x का वर्ग धन 5x ऋण 4 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे सभी चर x हैं, यानी कि इसे हल करने के लिए मैं यहाँ पर x की जगह पर यहाँ जितनी भी जगह x है उसमें मैं अगर ऋण 1 रख दूंगी और उसके बाद सरल कर लूँगी तो मुझे मेरा उत्तर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि मेरे ये जो दोनों पहले वाले पद हैं 2x का वर्ग और 3x का वर्ग, ये दोनों समान पद हैं, यानी कि अगर मेरे पास कोई 2 चीज़ें हैं और उन 2 चीज़ों में से मुझे 3 चीज़ों को घटाना है तो ये कितने के बराबर होगा? ये बराबर होगा ऋण 1x के वर्ग के, ऋण 1x के वर्ग के, और यहाँ पर मेरे पास बचा है 5x ऋण 4। तो अब यहाँ पर इन सभी x की जगहों पे मैं ऋण 1 रख सकती हूँ और देखेंगे कि हमारा उत्तर क्या आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x के वर्ग की जगह मैं ऋण 1 का वर्ग लिख दूंगी और इसमें मुझे जोड़ना है 5 गुणा x, यानी कि x की जगह हम ऋण 1 रखेंगे और यहाँ पर ऋण 4। तो चलिए अब इसे सरल कर लेते हैं और प्रक्रिया के क्रम के अनुसार पहले हम घातांकों को हल करते हैं, उसके बाद हम गुणन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो ऋण 1 का वर्ग, ऋण 1 का वर्ग बराबर होगा ऋण 1 गुणा 1 के, यानी कि धन 1 के। तो अगर मैं धन 1 में ऋण 1 का गुणा करती हूँ तो मुझे मिलेगा ऋण 1, और 5 में अगर मैं ऋण 1 का गुणा करती हूँ तो मुझे मिलेगा ऋण 5। तो यहाँ हमें मिल जाएगा ऋण 5 और यहाँ पर है हमारे पास ऋण 4। तो ऋण 1, ऋण 5 और ऋण 4 ये बराबर होगा ऋण 10 के।
और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग बाकी ये जो सवाल बच रहे हैं उन्हें हल करते जा रहे होंगे। तो चलिए अब इन दोनों को हल करते हैं। एक सप्ताह में X रिमोट कंट्रोल बनाने के लिए C रुपए का खर्च आता है और इस बात को दिखाने का सूत्र है C बराबर 2000 धन 3X। तो हमें पता लगाना है कि 1000 रिमोट कंट्रोल बनाने में कुल कितना खर्च आएगा। हमें पता है कि X दिखाता है रिमोट कंट्रोल की संख्या को, और अगर हमारे पास 1000 रिमोट कंट्रोल हैं तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ कहीं भी हमें X दिखेगा इस सूत्र में हम उसकी जगह पर 1000 रखेंगे, और ऐसा करने पर हमें कुल कीमत मिल जाएगी उतने रिमोट कंट्रोलों की। तो चलिए करते हैं ऐसा। हमें पता है कि C बराबर है 2000 धन 3X के, और X की जगह हमें यहाँ पर 1000 रखना है, यानी कि 3 गुणा 1000। और प्रक्रिया के क्रम के अनुसार पहले हम गुणा करेंगे और उसके बाद हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से ये बराबर होगा 2000 और 3 गुणा 1000 होता है 3000 के बराबर। तो 2000 धन 3000 ये बराबर होगा 5000 के। तो हम कह सकते हैं कि C बराबर है 5000, जो कि कीमत है 1000 रिमोट कंट्रोलों की। तो 1000 रिमोट कंट्रोल बनाने में कुल 5000 रुपए का खर्च आएगा। चलिए दूसरा वाला हल करते हैं। अब हमें पता लगाना है कि 2000 रिमोट कंट्रोल बनाने में कुल कितना खर्च आएगा। तो फिर से हम अपने इस सूत्र में X की जगह पर 2000 रखेंगे और हमें हमारी कीमत मिल जाएगी। तो C बराबर होगा 2000 धन 3 गुणे X की जगह पर अब हम 2000 रख देंगे, और अब फिर से हमें पहले 3 में गुणा करना होगा 2000 का, और उसके बाद हम इसमें जोड़ सकते हैं इसे। तो ये बराबर होगा 2000 धन 3 गुणे 2000 होता है 6000 के बराबर। तो 2000 धन 6000 ये बराबर है 8000 के। तो 2000 रिमोट कंट्रोल बनाने में कुल आएगा 8000 रुपयों का खर्चा। चलिए अब इसको हल करते हैं। एक बिना ढक्कन के बक्से के आयतन का सूत्र है V बराबर 4x गुणा 10 ऋण x का पूर्ण वर्ग, और यहाँ पर x लंबाई है इंच में। यहाँ पर इस सूत्र में x का मतलब है लंबाई और v आयतन है घन इंच में, और v दिखाता है इस बिना ढक्कन के बक्से के आयतन को। तो हमें पता लगाना है कि x बराबर 2 पर आयतन कितना होगा। तो अगर हम इस सूत्र में x की जगह पर 2 रख देते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 रख देंगे तो हमें हमारे इस बक्से का आयतन मिल जाएगा। चलिए करते हैं। v बराबर होगा 4 गुणा x की जगह हमें रखना है 2, यहाँ पर मैं 2 लिखूंगी, और इसमें हमें गुणा करना है 10 ऋण x का, यानी कि 10 ऋण 2 का, और इस चीज़ का लेना है हमको पूर्ण वर्ग। और यहाँ पर फिर से हम प्रक्रिया के क्रम के नियम का इस्तेमाल करेंगे, और पहले चलिए कोष्ठकों को हल कर लेते हैं। तो ये बराबर होगा 4 गुणा 2, और इसमें हमें गुणा करना है 10 ऋण 2 के पूर्ण वर्ग का। 10 ऋण 2 होता है 8 के बराबर, और 8 का वर्ग होता है 64 के बराबर। तो ये बराबर होगा 4 दूनी 8 गुणे 64, यानी कि 8 गुणे 64 का। तो चलिए देखते हैं कि 64 में 8 का गुणा करने पे क्या मिलता है। 8 चौक 32 और 8 छक 48, 3 51, यानी कि 512। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर आयतन होना चाहिए 512 घन इंच। घन इंच इसकी इकाई है जैसा कि दे रखा था, तो इसलिए मैंने अपनी इकाइयों को भी लिखा हुआ है। x बराबर 2 पर हमारा आयतन है 512 घन इंच। चलिए अभी आखिरी वाला हल करते हैं। अब हमें x बराबर 3 पर आयतन निकालना है। तो अब फिर से यहाँ पर x की जगह हम इस सूत्र में 3 रखेंगे। तो हमारा आयतन यानी कि v बराबर होगा 4 गुणा x की जगह आएगा 3, और इसमें हमें गुणा करना है 10 ऋण 3 के पूर्ण वर्ग का। और अब यहाँ से फिर से 10 ऋण 3 होता है 7, और 7 का वर्ग होता है 49 के बराबर। ये पूरी संख्या होगी 49, और 4 गुणा 3 होता है 12। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 49 के। तो चलिए 49 का गुणा करते हैं 12 में और देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो 12 नवा 108 होता है, और 12 चौक 48 और 10 हो जाएगा 58। तो 12 गुणा 49 ये हो जाएगा 580 के बराबर, और हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर आयतन होना चाहिए 580 घन इंच के बराबर।